Students, hope you are doing well. Today we will start a new chapter, acids, bases and salts. In this video, we will learn acids, bases, indicators, chemical properties of acids and bases and salts. So let us start from the first topic, acid. It has sour taste. It turns blue litmus paper into red. pH value of acid is from 1 to 7. Example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, etc. कह रहा है कि एसिड का टेस्ट सोर होता है यानी कि खट्टा होता है. ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है. इसका pH वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक होता है और इसके एग्जांपल्स ये सब है. Now next, base. It has bitter taste and a soapy touch. It turns red litmus paper into blue. pH value of base is 7 to 14. Example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. कह रहा है कि बेस का टेस्ट बिटर होता है और टच करने पर सोपी फील होता है और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. इसका pH वैल्यू 7 से लेकर के 14 तक होता है और ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. Now next topic, indicators. These are the substances which tell us whether a substance is acidic or basic by changing the color. Example, litmus, phenolphthalein, methyl orange, etc. कह रहा है इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेज है जो दूसरे सब्सटेंसेज के कलर को चेंज करके उसके नेचर को बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, और इसके एग्जांपल्स ये सब है. Now first indicator is litmus paper indicator. There are two types of litmus paper indicator, red and blue litmus paper. अब इस डायग्राम से हम लोग दोनों लिटमस पेपर से कैसे अननोन सब्सटेंस के नेचर को समझेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. इसके लिए यहाँ हमारे पास दो अननोन सॉल्यूशन है और दोनों लिटमस पेपर है. तो हम लोग चेक करते हैं. पहले सॉल्यूशन में जब हम लोग दोनों लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है यानी कि रेड कलर का ही रहता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सॉल्यूशन एसिड है. अब दूसरे सॉल्यूशन को देखते हैं. अब इस अननोन सॉल्यूशन में जब हम दोनों लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है यानी कि ब्लू कलर में रह जाता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अननोन सॉल्यूशन बेस है. अब मैं आप लोग को एसिड बेस एंड दोनों लिटमस पेपर में क्या रिलेशन है उसको लर्न करने के लिए एक टिप देती हूँ. यहाँ देखिए मैंने लिखा है एसिड गिव रेड एंड बेस गिव ब्लू. एसिड के लास्ट में डी है और रेड के लास्ट में डी है. ओके और यहाँ हमने क्या देखा कि जब एसिड था तो दोनों ही लिटमस पेपर का कलर रेड था. ओके रेड का रेड ही रह गया था और ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया था. इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रह गया और रेड लिटमस पेपर का कलर भी ब्लू में कन्वर्ट हो गया. तो इससे आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फिनोप्थिलीन इंडिकेटर. फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को जब एसिड में डालते हैं तो उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब हम लोग एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. इसके लिए हमें एक्टिविटी 2.1 करना पड़ेगा. Collect the following solutions from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Put a drop of each of the above solutions on a watch glass, one by one, and test with a drop of indicators shown in table 2.1. यहाँ जो indicators दिया हुआ है उससे उसे चेक करना है. What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solutions taken? Tabulate your observation in table 2.1. इस टेबल में आपको अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है. तो इस टेबल में हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को टेबुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये सब एसिड्स हैं इसलिए रेड लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होगा यानी नो चेंज. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पर रेड लिखेंगे. फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के साथ इसका कलर कलरलेस होगा तो यहाँ हम लोग कलरलेस लिखेंगे. एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ इन सब का कलर पिंक हो जाएगा. ओके अब हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में जब रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है, लेकिन
ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो चेंज। इसी तरह से फिनोक्थिलीन में इन सब का कलर पिंक हो जा रहा है और मिथाइल ऑरेंज में इन सब का कलर येलो रह रहा है। ओके, now there is one another indicator, that is olfactory indicator. So for that there are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. कह रहा है कुछ ऐसे substances हैं जिसका acidic और basic media में order यानी कि smell change हो जाता है, वैसे substances को olfactory indicators कहा जाता है। और olfactory indicators के लिए हम लोग एक्टिविटी 2.2 करेंगे। इस एक्टिविटी को मैं डायरेक्टली हिंदी में ही समझा देती हूँ। इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को 8 डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट, फाइन चॉप्ड अनियन, सेकंड पॉलीथीन बैग, थर्ड कुछ क्लॉथ स्ट्रिप, फोर्थ डाइल्यूट HCl, फिफ्थ डाइल्यूट NaOH, सिक्स्थ डाइल्यूट वनीला एसेंस, सेवंथ क्लोव ऑयल एंड एट्थ 2 टेस्ट ट्यूब। अब मेथड, इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पॉलीथीन बैग में चॉप्ड अनियन और कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स को डालेंगे। डालने के बाद इसे टाई अप कर देंगे यानी कि बांध देंगे। बांधने के बाद इस पॉलीथीन को पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे और फिर दूसरे दिन उसे फ्रिज से बाहर करके इस पॉलीथीन से 2 क्लॉथ स्ट्रिप को बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद उन दोनों क्लॉथ स्ट्रिप का स्मेल चेक करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेंगे। फिर दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को इस तरह से क्लीन सरफेस पर रख देंगे। रखने के बाद एक क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट HCl और दूसरे क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट NaOH डालेंगे। डालने के बाद दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसके स्मेल को चेक करेंगे और ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट HCl डाला गया था उससे अनियन का स्मेल आ रहा है, लेकिन जिस क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट NaOH डाला गया था उससे अनियन का स्मेल नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ करेंगे। इसके लिए हमें 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले वनीला एसेंस को डाल देंगे। डालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH डालेंगे और फिर स्मेल को चेक करेंगे। तो चेक करने पर हमें यही पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें वनीला एसेंस और HCl है उससे वनीला एसेंस का स्मेल आ रहा है, लेकिन जिसमें NaOH डाला गया है उससे वनीला एसेंस का स्मेल नहीं आ रहा है। और इसी तरह से हम लोग क्लोव ऑयल का भी करेंगे और ऑब्जर्वेशन हमारा सेम होगा। Now there is one question, which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? So your answer is, we feel that odor of onion, vanilla and clove oil is remain same with acid, and when we add any base to it, the odor is disappear, so all are olfactory indicators. Now we will learn chemical properties of acids and bases. For this, first topic is how do acids and bases react with metals. So we will do activity 2.3. For activity 2.3, we need this type of setup. Now take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. Now question is, what do you observe on the surface of zinc granules? Answer, we observe that the bubbles of gas will evolve on the surface of zinc granule. Now next step, pass the gas being evolved through the soap solution. Now next question is, why are bubbles formed in the soap solution? Answer is, gas try to escape out from it. Gas does not get dissolved in soap solution. Now next step, take a burning candle near a gas filled bubble. Now next question is, what do you observe? Answer is, we observe burning of hydrogen gas with a pop sound. Now repeat this activity with some more acids like hydrochloric acid, nitric acid and acetic acid. Now last question is, are the observation in all the cases the same or different? Answer is yes, the observations are in all cases the same. Now in Hindi, एक्टिविटी 2.3 के लिए हम लोग को इस तरह का सेटअप चाहिए। इसके बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। फिर उसके अंदर जिंक ग्रैनुल्स के कुछ पीसेस को डालेंगे। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक ग्रैनुल्स के सरफेस पर गैस का बबल निकल रहा है। फिर उस निकलते हुए गैस बबल को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद हम देखेंगे कि कुछ गैस बबल्स सोप सॉल्यूशन से निकल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो गैस है वो सोप सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग एक बर्निंग कैंडल को जो बबल्स बाहर निकल रहा है वहां लेकर के आएंगे और तब हम लोग देखेंगे कि वहां पॉप साउंड के साथ आग लग जा रहा है। नाउ कंक्लूजन,
The metal displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and form a compound called salt. Now, general word equation is when acid reacts with metal, it gives salt plus hydrogen gas. Now we will do activity 2.4. In this activity, we will learn that what will happen when bases reacts with metals. In activity 2.3, acids reacts with metal, but in this activity, bases reacts with metal. For this activity, needs same setup as activity 2.3. Now steps. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. इस एक्टिविटी के लिए हम लोग एसिड की जगह पर 2 ml बेस ले रहे हैं और वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और बाकी सारे स्टेप्स एक्टिविटी 2.3 की तरह ही करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेंगे। और इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हो रहा है वो ये है sodium hydroxide in aqueous state when reacts with zinc in solid state it gives sodium zincate in solid state plus hydrogen in gaseous state. But such reactions are not possible with all metals. ये ऐसा reaction हर एक metal के साथ possible नहीं है. Now next topic, it is a very important topic. Topic is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids. So we will do activity 2.5. For activity 2.5, we need this type of setup. Now steps, take 2 test tubes, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A and 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 ml of dilute hydrochloric acid to the both test tube. Now question is, what do we observe? Answer, we observe that the bubbles of gas will evolve from the test tube. Now next step, pass the gas produced in the each case through the lime water. नाउ इन हिंदी एक्टिविटी 2.5 के लिए हम लोग को इस तरह का सेटअप चाहिए और इसमें बेसिकली 3 टेस्ट ट्यूब की जरूरत है जिसमें से पहले टेस्ट ट्यूब में हम लोग ए नेमिंग करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बी नेमिंग करेंगे और तीसरा टेस्ट ट्यूब रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए। अब ए टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और बी टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे और इसके बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब से गैस इवॉल्व हो रहा है और इवॉल्व गैस को हम लोग लाइम वाटर में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या लाइम वाटर का कलर व्हाइट हो गया और वो पीपीटी के फॉर्म में है। अब डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस क्या क्या हुआ, तो टेस्ट ट्यूब ए का रिएक्शन है कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस स्टेट इट गिव्स सोडियम क्लोराइड इन एक्वस स्टेट प्लस वाटर इन लिक्विड स्टेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट। नाउ इन टेस्ट ट्यूब बी रिएक्शन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट when reacts with hydrochloric acid in aqueous state it gives sodium chloride in aqueous state plus water in liquid state plus carbon dioxide in gaseous state। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर था उसका रिएक्शन क्या है, तो उसका रिएक्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर इन aqueous state when react with carbon dioxide gas it gives calcium carbonate in solid state in white in color plus water in liquid state। Now fourth reaction is on passing excess carbon dioxide the following reaction take place। Fourth reaction is calcium carbonate in solid state when react with water in liquid state and carbon dioxide in gaseous state it gives calcium hydrogen carbonate in aqueous state। This is soluble in water। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को लाइम वाटर, चॉक और मार्बल तीनों ही कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म्स है। Now conclusion, all metal carbonates and hydrogen carbonates reacts with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water, and general equation is metal carbonates or metal hydrogen carbonate plus acid it gives salt plus carbon dioxide plus water। Now next topic, how do acid and bases reacts with each other? This is known as neutralization reaction। For this we will do activity 2.6। Now steps, take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। Now question is, what is the color of the solution? Answer, pink। Next step, add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। Now next question is there any color change for the reaction mixture? Answer is yes। Now next question, why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid?
Answer is the effect of base nullified by an acid. Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Again, next question is, does the pink color of phenolphthalein reappear? Answer is yes. Now last question is, why do you think this has happened? The answer is the effect of base nullified by an acid and vice versa. Now reaction is, when sodium hydroxide in aqueous state react with hydrochloric acid in aqueous state, it gives sodium chloride in aqueous state plus water in liquid state. Now this is the definition of neutralization reaction. The reaction between an acid and base to give us salt and water is known as neutralization reaction. So learn it. Now general word equation is, when bases reacts with acid, it gives salt plus water. Now next topic is reaction of metallic oxide with acids. For this we will do activity 2.7. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, और इसके बाद वाले एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है. वो एक्टिविटी है 2.8. सो फॉर एक्टिविटी 2.7 स्टेप्स आर, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग. Note the color of solution. What has happened to the oxide? इस एक्टिविटी के लिए हम लोग एक बीकर लेंगे जिसमें थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है वो लेंगे, और उसके बाद उसमें डाइल्यूट HCl को धीरे धीरे डालेंगे और इसे मिलाते रहेंगे. उसके बाद हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन and the copper oxide dissolve. The blue-green color of the solution is due to the formation of cupric chloride in the reaction. The general reaction between the metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid. It gives salt plus water. क्या कर रहा है कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में HCl को डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का हो गया और कॉपर ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो गया. ये ब्लू ग्रीन कलर जो सॉल्यूशन का हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि क्यूप्रिक क्लोराइड बन रहा है इस रिएक्शन में, और इसका जनरल रिएक्शन ये है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. We saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude the non-metallic oxides are acidic in nature. इसमें कह रहा है कि एक्टिविटी 2.5 में आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था. चूंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन भी ऐसा ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? All acids have similar chemical properties. We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So, hydrogen seems to be common to all acids. इसमें कह रहा है कि हर एक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है. एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि हर एक एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था यानी कि जनरेट हो रहा था. इसका मतलब है कि एसिड में हाइड्रोजन गैस कॉमन है. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा क्या वैसे सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिडिक होता है. For this we will do activity 2.8. इस एक्टिविटी को भी मैं डायरेक्ट हिंदी में ही समझा देती हूँ. इसमें हम लोग को 4 सॉल्यूशन चाहिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बाद 100 ml का बीकर चाहिए जिस बीकर के बॉटम में इस तरह से रबर कॉर्क को फिट करेंगे. रबर कॉर्क को फिट करने के बाद रबर कॉर्क के अंदर 2 नेल्स को भी फिक्स करेंगे और 2 नेल्स के मदद से एक सर्किट कंप्लीट करेंगे जिस सर्किट में 6 वोल्ट का बैटरी होगा, एक बल्ब होगा और एक स्विच होगा. अब इस बीकर में पहले डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे. डालने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि ये बल्ब जो यहाँ लगा है वो ग्लो करने लगेगा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H+ आयन डिसोसिएट हो रहा है. अब सेम एक्टिविटी हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे.
फिर ग्लूकोज के साथ करेंगे और फिर अल्कोहल के साथ करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे बल्ब ग्लो हो रहा था, उसी तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी बल्ब ग्लो होगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं करता है। Now conclusion. The bulb will start glowing in case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. पहले ही बता चुके हैं आपको। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एसिड से H+ आयन यानी कि प्रोटॉन, H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है, H+ आयन डिसोसिएट होता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। फॉर दिस वी विल डू एक्टिविटी 2.9। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेस का वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। Now steps. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown figure 2.4। इस तरह के सेटअप्स हमें रेडी करने हैं। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? ये जो डिलीवरी ट्यूब है इससे कोई गैस बाहर निकल रहा है, तो इसका आंसर होगा हाँ, यस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अगले स्टेप में कह रहा है कि अब इस गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और वेट ब्लू लिटमस पेपर से चेक करो। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? किस केस में लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है? जब हम लोग वेट ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ रखते हैं तो उसका कलर चेंज होकर के वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। Next step, on the basis of above activity, what do we infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? Answer, the experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H+ ion or proton from HCl molecules cannot occur in the absence of water, and reaction is HCl. When react with water, it gives hydronium ion plus क्लोराइड आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले नहीं रह सकता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो जब वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है तब वो रह सकता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ aqueous state और हाइड्रोनियम आयन H3O+। कह रहे हैं कि इस प्रकार हाइड्रोजन आयन हमेशा हम लोग को दो फॉर्म में दिखता है, या तो H+ फॉर्म में दिखता है या फिर H3O+ के फॉर्म में दिखता है। अब H3O+ कैसे बनता है? H+ plus H2O, it gives hydronium ion. Now we have seen that acid gives hydronium ion or H+ ion in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. हम लोग इससे पहले एसिड्स के बारे में पढ़े कि वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो क्या होता है। अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस का रिएक्शन क्या होगा? NaH in solid state in the presence of water, it gives Na+ aqueous state plus hydroxyl ion in aqueous state. इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। ओके, now this line is very important. Base which are soluble in water are called alkalis. ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ देता है कि what are alkalis. Now, as we have identified that all acids generates H+ aqueous and all bases generates OH- aqueous, we can view the neutralization reaction as follows. क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी देखा कि हर एक एसिड H+ आयन देता है और हर एक बेस OH आयन देता है, तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। एसिड प्लस बेस इस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब वाटर कैसे बना? अब एसिड के जगह पर HX लेंगे और बेस के जगह पर MOH लेंगे। ओके, तो ये X और M जो है वो एक कंपाउंड बना लेगा और HNOH जो है वो दूसरा कंपाउंड बनाएगा जो कि वाटर है। ओके, now activity 2.10. For this activity, steps are: take 10 ml water in a beaker, add a few drop of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Now question is there change in temperature? Next question is this an exothermic or endothermic process?
Now repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. इस एक्टिविटी में कह रहा है कि एक बीकर में 10 ml वाटर लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है और उसे धीरे धीरे मिलाते रहना है और इसके बाद बीकर के बेस को टच करना है। तब क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बीकर का टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इसका आंसर होगा यस। ये दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो इसका आंसर होगा एक्सोथर्मिक है। और इस एक्टिविटी को फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करेंगे। The process of dissolving the acid or base in water is highly exothermic one. Already बता चुके हैं। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. कह रहा है कि एसिड को ऐड करना है धीरे धीरे वाटर में और हमेशा उसको मिलाते रहना है। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture of splash out and cause burns. कह रहा है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डालते हैं तो इस मिक्सचर से बहुत तेज आग निकल सकता है और उससे जल सकते हैं। इसलिए क्या करना है, हम लोग को प्रिकॉशन के साथ ये काम करना है या फिर टीचर के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करनी है। ओके, now there are two definitions. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions, hydronium ion or hydroxyl ion per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा और इस पूरे पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। Now next topic is how strong are acid or base solutions. इस टॉपिक को हम लोग pH स्केल से समझेंगे। ये pH स्केल है और pH स्केल में 0 से लेकर के 14 तक स्केलिंग होता है। 0 से लेकर के 7 तक एसिडिक नेचर होता है और 7 से लेकर के 14 तक बेसिक नेचर होता है। अब यहाँ आपको एक सेट दिख रहा होगा, ब्लू सेट। ब्लू सेट जहाँ ज्यादा है इसका मतलब है कि उस एरिया में H+ आयन यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कहाँ होता है, एसिड में, इसलिए यहाँ पर H+ आयन ज्यादा है। और जहां ब्लू सेट कम है वहां पर H+ आयन कम है लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है और जहां हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा तो वहां क्या होगा, बेसिक नेचर। नाउ एक्टिविटी 2.1, इस एक्टिविटी के लिए आप लोग को टेबल 2.2 को फिलअप करना है। इस टेबल के इस कॉलम में कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको कलर ऑफ पीएच पेपर लिखना है, यानी कि जब इस सॉल्यूशन में पीएच पेपर को डालोगे तो पीएच पेपर का कलर क्या होगा वो लिखना है। और इस कॉलम में अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू लिखना है और लास्ट कॉलम में सब्सटेंसेस का यानी कि सॉल्यूशन का नेचर लिखना है। ओके, तो मैं इस टेबल को फिल कर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पीएच स्केल को कलर के साथ दिखाया गया। ओके, तो यहाँ देखिए रेड कलर से स्टार्ट होते हुए ब्लू कलर तक जाता है। 0 से लेकर 7 एसिडिक नेचर कहलाएगा और 7 से लेकर के 14 बेसिक नेचर कहलाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग स्केल का अलग अलग कलर है। यहाँ पर 2 एसिड सब्सटेंसेस का कलर बताया गया है, बीच में प्योर वाटर के साथ पीएच का कलर कैसा होगा वो बताया गया है और लास्ट में 2 बेस के सॉल्यूशन का कलर बताया गया। तो पहला एसिडिक सॉल्यूशन है गैस्ट्रिक जूस, इसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है। उसके बाद है लेमन जूस, इसका उससे थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2 है और लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.2 है। बीच में ये ग्रीन कलर होता है, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ पर इस कलर को प्योर वाटर एंड ब्लड से रिलेट किया जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और लास्ट के 2 बेसिस का एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका पीएच वैल्यू 10 होता है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसका अप्रोक्सीमेटली 14 होता है और इसका कलर ब्लू होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर ये होता है। Now next topic, importance of pH in everyday life. Are plants and animals pH sensitive? पूछ रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या पीएच का सेंसिटिव होता है। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. इसमें कह रहा है कि हमारा बॉडी पीएच के 7.0 से लेकर के 7.8 के रेंज में ही काम करता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पीएच रेंज है वो बहुत ही कम है। फिर कह रहा है कि रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि 0 से लेकर के 5 तक एसिडिक नेचर का होता है। और जब एसिड रेन रिवर में जाता है तो उसके वाटर का पीएच कम कर देता है जिससे उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म को रहने में तकलीफ होती है।
Now next topic is what is the pH of soil in your backyard? Plants require a specific pH range for their healthy growth. Plants को भी specific pH range चाहिए उसके healthy growth के लिए. ये बहुत ज़्यादा important नहीं है, नहीं आता है. Now next topic, pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide or milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. इसमें कह रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. यह स्टमक को बिना हार्म पहुंचाए डाइजेशन में हेल्प करता है. जब इनडाइजेशन होता है तो बहुत ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगता है और इससे बचने के लिए हमें बेस का यूज करना पड़ता है. यह बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और यह बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका अक्सर हम लोग यूज करते हैं. Now next topic, pH change as the cause of tooth decay. pH change जो है वो हमारे tooth decay का कारण बनता है. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. जब हमारा दांत खराब होने लगता है तो उस समय माउथ का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Using toothpastes, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. कह रहे हैं कि इसके लिए बेस्ट उपाय क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें दांत साफ कर लेना चाहिए और टूथपेस्ट ऐसा यूज करना चाहिए जो बेसिक नेचर का हो. और क्योंकि बेसिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टूथ डिके को रोक देता है. Now self-defense by animals and plants through chemical welfare. Next topic है bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use a mild base like baking soda on a stung area. Give relief. इसमें कह रहा है कि जब मधुमक्खी हमें काटता है तो वहां दर्द होता है और इरिटेशन होता है. इस दर्द और इरिटेशन को खत्म करने के लिए हमें माइल्ड बेस यानी कि बेकिंग सोडा वहां पर जिस एरिया में काटा है उस एरिया में लगा लेना चाहिए. और मधुमक्खी जो एसिड रिलीज करता है वो एसिड का नाम है मीथेनोइक एसिड. ओके. Now some naturally occurring acids. एक्चुअल में एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं, मिनरल एसिड एंड नेचुरल एसिड. इस टेबल में एसिड के नेचुरल सोर्स को बताया गया और एसिड का नाम बताया गया. यहाँ देखिए इसमें नेचुरल सोर्स बताया गया और इस कॉलम में एसिड बताया गया. इसी तरह से यहाँ भी नेचुरल सोर्स बताया गया और यहाँ भी एसिड बताया गया. तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट्स. अब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, साथ में हम लोग सॉल्ट्स के फैमिली को भी पढ़ेंगे. नाउ एक्टिविटी 2.13. इस एक्टिविटी में जितने भी यहाँ कंपाउंड दिए हुए हैं इसका केमिकल फॉर्मूला को आपको लर्न कर लेना, वही क्वेश्चन में आता है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पीएच ऑफ सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Salts of strong acid and strong base are neutral with pH value 7. जब strong acid और strong base होगा तो उस समय उसका pH value 7 होगा और वो नेचर से न्यूट्रल होगा. ओके. On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. जब strong acid और weak base होगा तो उसका नेचर एसिडिक होगा और उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा. ठीक है. एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस आर बेसिक इन नेचर विद pH वैल्यू मोर देन 7. इसमें क्या करें कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो उस समय उस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा और उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा. अब इसे याद करने के लिए यहाँ पर एक मैं टिप दे रही हूँ एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को. मान लीजिए ये pH स्केल है. ओके. और सेंटर में 7 है. चूंकि pH स्केल में 1 से लेकर के 14 तक स्केलिंग होता है इसलिए इसका सेंटर 7 है. तो 7 के आगे यानी A एसिड और 7 के बाद में यानी कि B बेस. ओके. इससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स. अब कॉमन सॉल्ट्स से केमिकल कैसे बनाएंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में. बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब हम मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है. दिस इज अ सॉल्ट दैट यूज इन फूड और इस सॉल्ट को हम लोग फूड में यूज करते हैं.
Now, seawater contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurity. This is called rock salt. इसमें क्या कर रहा है कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उसमें से हम लोग सोडियम क्लोराइड को लेकर के चलेंगे और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरी बात कह रहा है कि वर्ल्ड में बहुत जगह पर सॉल्ट जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता है और उस सॉलिड फॉर्म के सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटी होता है जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाता है और उस ब्राउन कलर के सॉल्ट को रॉक सॉल्ट कहा जाता है। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी के डांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा। साथ में कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड फ्रीडम के लिए हमारे स्ट्रगल में एक इम्पोर्टेंट सिंबल था। Now common salt, a raw material for chemicals. अब common salt के बारे में पढ़ेंगे जो chemicals के लिए raw material है। The common salt thus obtained in an important raw material for various material of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। यहाँ आप लोग इससे बनने वाले कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, लाइक दिस। ओके, so first one is sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride or brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. इस रिएक्शन में ये बता रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड हो गया। Now next compound is bleaching powder. The electrolysis of aqueous sodium chloride or brine, the chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slacked lime or calcium hydroxide. Bleaching powder is represented as CaOCl2. Though the actual composition is quite complex. इसमें क्या कर रहा है, जो इससे पहले हम लोग रिएक्शन में देखे थे कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, उस क्लोरीन गैस को यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो यह ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और रिएक्शन इसका इस तरह से लिखेंगे, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस दिए हुए हैं, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ लेना। Now next compound is baking soda. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras etc. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate and formula is this, NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. यानी कि बेकिंग सोडा भी सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। ओके, और बेकिंग सोडा का यूज जनरली किचन में होता है टेस्टी क्रिस्पी पकोरास बनाने में और कभी कभी कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और फार्मूला ये है। अब इसके रिएक्शन को देखते हैं। व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। जितने भी मैंने रेड बॉक्स बनाया वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सबको लर्न कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट heated, it gives sodium carbonate plus water plus carbon dioxide gas. Okay? Now uses of baking soda, आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा, समझाने का कुछ भी नहीं है। इसमें एक रिएक्शन है, इसको मैं समझा देती हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट in the presence of proton, it gives carbon dioxide plus water plus sodium salt of acids. Okay? Now next topic is washing soda. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is sodium carbonate dot NH2O और वॉशिंग सोडा। यहाँ जो डॉट मैंने कहा है इसको आपको लिखना भी इसी तरह से, ओके, डॉट डाल करके। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। इसमें कह रहा है कि ऊपर हमने देखा कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो वो वॉशिंग सोडा बनाता है। रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स वॉशिंग सोडा। ओके, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है Na2CO3.10H2O। नाउ यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसे आप खुद पढ़ लेना।
नाउ लास्ट टॉपिक इज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो सचमुच में ड्राई होता है, और इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2.15 करेंगे। Now steps for this activity. Heat a few crystal of copper sulfate in dry boiling tube. What is the color of copper sulfate after heating? Answer is white. Now next step. Add 2 to 3 drop of water on sample of copper sulfate obtained after heating. Now next question is, what do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? Answer is yes. इस एक्टिविटी में हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे। इसके बाद इसके कलर को चेक करेंगे। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर जो पहले ब्लू था, गर्म करने के बाद व्हाइट कलर हो गया। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर को ऐड करेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का गर्म करने पर जो व्हाइट कलर हो गया था, अब फिर से वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। So we will conclude copper sulfate crystal, which seems to be dry, contain water of crystallization. When we heat the crystals, the water is removed and the salt turns white. इसका कंक्लूजन ये हुआ कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो हमें ड्राई दिखता है, एक्चुअल में उसके अंदर वाटर होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है उससे। इस तरह हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है और सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। Now last topic of this chapter, plaster of Paris. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate, and formula is CaSO4 dot half H2O molecule. This is called plaster of Paris. कह रहा है कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो इससे वाटर निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes to gypsum once again, giving a hard solid mass. जिस तरह से हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ बता रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसी तरह से आपको डॉट के साथ ही लिखना है। ओके, नाउ चैप्टर इज ओवर, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।